स्टार्ट करने के पहले इनके दोनों ब्रिलियंट आदमियों के आंसर दे देता हूं मैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र में, पहले आप अर्थशास्त्र की बात समझ लो। अर्थ म्हणजे पैसा आणि शास्त्र म्हणजे त्याचा विनियोग कसा करायचा. इट इज अ व्हेरी सिंपल डेफिनेशन. अर्थ मीन्स money as a commodity and shastra means how to exchange or transcend it. That is the simple. मार्क्सवाद, कैपिटलिज्म और समाजवाद के बेतु के नारों के ऊपर जो भी वर्ल्ड में चला, तो उसमें धन की लालसा को ज़्यादा महत्व दिया गया. तुम कितना कमाते हो, इससे तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है. कई इकोनॉमिस्ट का मैंने स्टडी किया तो उनको किसी ने क्रिटिसाइज किया तो भी बुरा मान जाते थे. अब इन सारे लोगों ने मिलके दो थ्योरी डेवलप की, एक ट्रिकल डाउन थ्योरी और दूसरी बबल थ्योरी. तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस विच हैज नथिंग टू डू विद द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स. पारंपरिक अर्थशास्त्र से इसका कोई संबंध नहीं है. इस आइडिया को अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते. शूमेकर नाम के इंसान ने 1955 में बर्मा में इंप्लीमेंट किया और किताब का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल. और उनका ये कहना था कि जैसे धन की लालसा आदमी की रहती है वैसी देश के भी रहती है, मल्टीनेशनल कंपनी की रहती है. तो कम से कम ज़रूरतों में अगर आप अपने देश को चलाओगे, अगर अपने आप को चलाओगे तो वो इकोनॉमी ज़्यादा पावरफुल होगी, ये उनका कहना था. दूसरा सिद्धांत उन्होंने कहा कि अगर आप सम्यक आजीविका देश की भी होती है, आदमी की भी होती है और सारे मानव जाति की होती है, तो ये सम्यक आजीविका को आप सम्यक इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करो. Your right livelihood should be converted into particularly right national livelihood. तो इस सिलसिले में इन लोगों ने एक ट्रिकल डाउन थ्योरी इजाद किया और दूसरी बबल थ्योरी. अर्थशास्त्र के साथ आप जब भी मजाक करते हैं तो ये फुग्गा बबल हमेशा फूटते रहता है. 1991 में लंदन इकोनॉमिक्स में डॉक्टर आलोक एक बात छापी थी कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत प्रोग्रेसिव है, जीडीपी बहुत अच्छा है. और 20 या 25 दिन के बाद में भारत सरकार ने 20 टन तो सोना स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा था. द क्वेश्चन इज दैट इफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी इफ इंडिया हैज अचीव्ड देन व्हाई हम लोगों ने सोना गिरवी रखा. जब मुनगेकर साहब कहते हैं कि एफडीआई अच्छा है, ये हो है, मुझे एक सवाल सताता है कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 1,47,000 करोड़ का कर्जा है. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि कर्ज घेऊन राज्य चालवू नका. नो लोन नो एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो इकोनॉमी जो आपने पूंजीवाद डेवलप किया, समाजवाद डेवलप किया, ये दोनों इकोनॉमी से आपने दोनों हाथ के लड्डू खाए, तो फिर देश को विदेशों का कर्जा क्यों लेना पड़ता है. ये किताब है फॉल्स इकोनॉमी, एलन बिट्टी ने लिखा हुआ है. ये किताब आप बाद में देख सकते हैं. ये किताब ये कहती है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है वो गलत है. Because you are earning profit, you are not earning morality through profit. दूसरी किताब है अंडर कवर इकोनॉमी. इस किताब के विश्लेषण में बताया गया है, एक उदाहरण से समझेंगे. हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग 6 रुपया 60 पैसा में आपको 10,000 लीटर पानी देते हैं और आप लोग 13 रुपए की बिस्लेरी लेते हो, तो ये पूछते नहीं कि ये कॉस्ट क्यों है. दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस किताब. राइटर का नाम है टिम हारफोर्ड. बुद्धिस्ट इकोनॉमी अगर आपको समझनी है तो आपको और एक किताब पढ़ना पड़ेगा जो तिक नाथ हन ने लिखी है और उसका नाम है
ओल्ड पाथ एंड व्हाइट क्लाउड्स। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बुद्ध सोचते कैसे थे, व्हाट इज द माइंड सेल ऑफ द बुद्धा अबाउट इकोनॉमिक्स एंड अदर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। ये रहा जनरल डिस्कशन। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स आपको लोकल रिसोर्सेज यूज करने को बोलता है, और भारत का इकोनॉमिक्स ऐसा है कि टाटा बाटा बिरला सारी चीजें बना लेते, आपको बनाने के लिए कुछ रहता ही नहीं। अब बुद्धा इकोनॉमिक्स का विज्ञान कहां से निकला? सारे जगत को ये पंचमहाभूत संभालते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इनकी नजरों में समानता है। जल अर्थात वर्षा सबके खेतों पे समान बरसती है, वो ये नहीं देखती कि ये खेत शूद्र का है या किसी और का है। अगर वर्षा की नजरों में भेदभाव होता तो शूद्र वर्षा से वंचित रह जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का पहला सिद्धांत है इक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, नॉट वेल्थ। ये ध्यान में रखो आप। पैसे के पीछे जाओगे तो मारवाड़ी बनोगे, और मॉरलिटीज थ्रू प्रॉफिट जाओगे तो बुद्धिस्ट बनोगे। क्योंकि आपको एक सवाल का आंसर देना पड़ेगा, भारत के सारे चमार मिल के जूते बनाते हैं और बाटा बेचता है, ऐसा क्यों? वी डोंट सर्च मार्केट्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स। दूसरा उदाहरण, मैं फिल्मों में काम करता था, अब घर में ही फिल्में बन जाती तो जाना नहीं पड़ता। उन दिनों ऋषि कपूर गंगा साबन का एडवर्टाइज करता था, और मैं भी फिल्मों में इधर उधर घुमा करता था। आपने मेरी फिल्में देखी होगी, आज भी देखने को मिलेगी, महाबोधि महाविहार। तो वो गंगा साबन बेच सकता है और ये कहता है कि आपके पाप धुल जाएंगे। हम बड़े परेशान होते थे, यार ये ऋषि कपूर बॉबी से इसका दिमाग चकरा गया। और आपने वो एडवर्टाइज देखी, मेरे मन में एक ख्याल आता था कि ये ऋषि कपूर गंगा साबन के एडवर्टाइज में ये कहता है पाप धुल जाएंगे, तो अगर मेरे देश की इकोनॉमी को, अगर मेरे समाज ने कास्ट इकोनॉमी में बदलने का जिस दिन ठहराएगा तो वो लोग गंगा साबन बनाते हैं, तो बुद्ध और बाबा साहब के आर्थिक सिद्धांतों को सफल बनाने के लिए हम जय भीम साबन क्यों नहीं बनाते? वाई? ये सेकंड सवाल मुझे सताता था, लेकिन डॉक्टर आलोक मैंने इस पे पिक्चर नहीं बनाई, क्योंकि बाद में सेंसर ने मुझे बहुत बार तकलीफ दी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव सेंसर सर्टिफिकेट टू माई फिल्म्स। वो कहते हैं ये थाटे तुम्हारे कुछ अलग है और ये इंडिया के लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो गए। मैंने बोला मेरा टारगेट ऑडियंस इंडिया है नहीं। वट एवर फिल्म्स आई मेक इट इज फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस, दैट टू लिमिटेड पीपल। डेथ मेडिटेशन भी मैंने उसी तरह से सोचा है। अब ये गंगा साबन और जय भीम साबन में बाबा साहब ने दो बातें बताई थी कि एक, स्वतःचे आर्थिक केंद्र निर्माण करा, नाही तर आर्थिक केंद्र ताब्यात घ्या। उल्लासनगर में कोई भी सिंधी आदमी घर नहीं खरीदता डॉक्टर, वो भाड़े से रहते हैं, और वो भाड़े से रहने के बाद में जो उनके पास जो कैपिटल आउटले है वो धंधे में लगाते, करोड़ों रुपए कमाते, उनके बच्चे भी करोड़ों रुपए कमा रहे, और मागासवर्गीय लोकांना चॉकलेट सुद्धा विकता येत नाही। वाई? सोशल माइंड आपने डेवलप कर दिया और आपका फाइनेंशियल माइंड डेवलप नहीं हुआ, उसका रीजन ये है। तो पंचमहाभूत की बात चल रही थी। हवा सबके नथुनों से समान टकराती हो, ये नहीं देखते कि ये अछूत का नथुना है या नॉस्ट्रिल किसी और का है। जब हवा की नजरों में भेदभाव नहीं है, तो आपने जात पात और वर्ण व्यवस्था के नाम पर किसी को धन का अधिकार, किसी को ज्ञान का अधिकार, किसी को सम्मान का अधिकार और किसी को गुलामी का अधिकार क्यों दिया? दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द 5 एलिमेंट ऑफ द कॉस्मोस। दे डोंट हैव एनी इनइक्वालिटी, दे आर इक्वली अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन, and when they are equally available for every person irrespective of his caste and creed and race, then why your economy and culture and all other things not available to all? Why you are discriminated the people and distributed in 6,473 castes?
बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का ये सिद्धांत है कि अगर तुम्हारे देश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे अगर जीते हैं तो उस इकोनॉमिक्स की सारी किताबों को जला के राख कर दो। Yesterday I told you basically India is a rich country of poor people divided in 6,000 castes and 40% people are living below poverty line in this country। क्योंकि गरीब व्यक्ति गरीबी से लड़ते रहता है, वो धार्मिक नहीं बन सकता। दिस इज द नेक्स्ट सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत यह है कि इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ ऑल शुड बी देयर सो दैट योर वेलफेयर शुड बी देयर। सबका अगर आर्थिक मंगल होता है तो ही तुम्हारा आर्थिक मंगल होगा। तुम लोग अगर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का बेफजूल बोझ उठाते हो तो वो आपका आर्थिक मंगल हो नहीं सकता। The below poverty line and unemployed people are burden on the economy। नहीं फुल टाइम जॉब दे सकते तो पार्ट टाइम जॉब दो। दिस इज द नेक्स्ट सिद्धांत ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। अब ये पहली बार इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? जैसे मैंने बोला कि 1955 शूमेकर हैज रिटन वन बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल वेयर ही हैज रिटन दैट बुद्धा विल बी द इंस्ट्रूमेंटल, ही विल बी द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बुद्ध के नैतिकता को ही और मध्यम मार्ग को ही मान के, आप ध्यान से सुनिए, बुद्ध की नैतिकता और मध्यम मार्ग को मान के अगर आपने करुणा से इकोनॉमिक्स निकाला तो ही दुनिया का भला होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर 3 लेयर कंसेप्ट। बुद्ध ने भगवान को हटा दिया, उसके जगह मॉरलिटी को रख दिया, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी ब्राह्मणवादी आज भी उन्होंने माफ नहीं किया। यार कम से कम बुद्ध को बोलते थे कुछ नहीं तो पूजा तो करने दे भैया। नेपाली आदमी थे, बोले नहीं, ओनली मॉरलिटी। छीन लिया तुम्हारे हाथ से तुम्हारा भगवान, ऐसे आदमी को कब माफ करोगे आप लोग? अब आपको मैंने बताया कि मॉरलिटी से कंपैशन को उस लेवल के ऊपर लेके जाओ, करुणा को। करुणा बहुत बड़ी चीज है। भिखारी को भीख देना यानी दया, और भिखारी का भीख मंगापन दूर करना यानी करुणा, और वहां पर यह अर्थशास्त्र है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ लगी रहती है, आप उनको दान देते हैं, आपका ईगो सेटिस्फाई होता है कि मैंने दान दिया, लेकिन वो भिखारी का स्टेटस कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, दूसरे भी दिन वही रहता है। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट सिद्धांत है ह्यूमन लेबर इज एसेंशियल। तुमको खाना पकाने से लेकर सारी चीजें आनी चाहिए, खेत में काम करते आने चाहिए। बिकॉज नेचर हैज डिजाइन्ड युअर बॉडी फॉर लेबर नॉट फॉर द ब्रेन। निसर्गानं तुमचं शरीर हे कामासाठी तयार केलेलं आहे, ऑफिसमध्ये बसून ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या चकाट्या पिटण्यासाठी नाही। और यही कारण है कि भारत के जितने भी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, उनको ये प्लास्टिक एनीमिया और बवासीर की शिकायत 45 साल के अंदर हो जाती है। दिन भर बैठ के वहां पर करते क्या हो आप? नेक्स्ट सिद्धांत इज बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का, वो ये है आप कमाते क्यों हैं? कशासाठी कमावता हो तुम्ही? तो बहुत लोग ये बताते हैं कि मुझे घर चलाना है, परिवार चलाना है, मगर ये सच नहीं है। ए मैन अर्न्स बिकॉज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और वहां अनंतता, जो ये बंगाली साहब ने बोला था कल, सेल्फ, कि मैं अभी 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, मेरे माता पिता के ऊपर मेरी आर्थिक जिम्मेदारी नहीं दूंगा, मैं कमाऊंगा। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म संतुष्टि के लिए आदमी कमाता है। और बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट सिद्धांत है फैमिली लाइफ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, डाइवोर्स रेट 0। ये ध्यान में रखो। डाइवोर्स रेट इसलिए 0 कि भाई मैरिजेस गो ऑन द रॉक के ऊपर बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहते हैं। और सिंपल सिद्धांत है की तुमच्या सासूनं तुमच्या बायकोला जर म्हटलं की माझ्या जावयाशी भांडण करून आलीस तर तुझ्या घराचे दार बंद आहेत, माझ्या घराचे दार बंद आहेत, यायचं नाही, आधे 50% डाइवोर्स रेट वहीं खत्म हो जाते हैं। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स डजंट अलाउ डाइवोर्स,
doesn't allow any family problem or commercialization of education. Education is a tool for social transformation, make unequal to the equal so that you can have the सामाजिक परिवर्तन. भारत की शिक्षा आपको स्टैटिक प्रॉब्लम क्रिएट करके देती है, डायनामिक नहीं बनाती. किसी दिशा में आप नहीं जाते. आपके शिक्षा को मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन नहीं है. यही कारण है कि आज की हमारी जो पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी पढ़ने लिखने के बाद पैसे कमाने वाले मशीन बन जाते, इंसान नहीं. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स is not allowing commercialization of education. एजुकेशन का उद्देश्य बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में यह लिखा है, पहले तुमको इंसान बनाना और इंसान के तरह जीने को सिखाना और इंसान की तरह मरने को सिखाना. पैसा ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है. अंधेरा अगर हट गया तो उजाला ऑटोमेटिक आ जाएगा. तो धन के पीछे दौड़ने वाले, राग लोभ मोह माया वासना अहंकार और तृष्णा से ग्रसित समाज की विषम व्यवस्था, इसको बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में कोई स्थान नहीं है. सेकंड, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग विथ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. ये बड़ी अजीब चीज है कि अगर बुद्ध कहते थे कि मनोपुब्बगम्मा, यानी माइंड इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम. एक गरीब आदमी नीम के दतुन से यूज करके भी सुखी रह सकता है और हीरानंदानी जैसा आदमी करोड़ों रुपए होने के बावजूद आत्महत्या करता है. वाह. तुम कितना कमाते हो इसका तुम्हारे हैप्पीनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज आप देखो मिनिमम अर्निंग के ऊपर आनंदित है और हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं. तो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग में आप लोगों को 3 फैक्टर है. पहला, आप सचमुच साइकोलॉजिकली फिट है क्या? बिकॉज योर साइकोलॉजिकल हेल्थ विल अफेक्ट योर इनकम. More powerful person will be more effective in financial transactions. कल्चरल बिहेवियर कैसा बुद्ध ने आपको बोला है? बाहु सच्चंच सिप्पंच विनियोत सुशिक्षितो सुभाषिता चया वाचा एत मंगल. अनेक विद्याओं का संपादन, जो बहुत अच्छा नॉलेज लेता है वो आदमी कभी ये हेकड़ नहीं होता, एडामंट नहीं होता. विनय से लोगों से बात करो. दूसरा सिद्धांत कबीर ने बोला था, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं तू भी भूखा ना जाए. इंडियन इकोनॉमी ने आपको इस तरह से सिचुएशन दिया है क्या? नहीं दिया. 1991 के बाद में आपको दान में 3 चीजें मिली, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन. दिस 3 थिंग्स आर अगेंस्ट द बुद्धिस्ट इकोनॉमी, बट यू हैव टू लिव इन द वर्ल्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. जागतिकीकरण ने ग्लोबलाइजेशन आपको दे दिया. जगत को इन्होंने एक विश्व को एक जगह ला दिया, बाजार बना दिया. चीजें खरीदो या बेचो, 3 शर्ट खरीदो, 2 शर्ट के ऊपर एक आपको फ्री बना दिया. किसी को उत्पादक बना दिया, किसी को उपभोक्ता बना दिया. यू आर ओनली फाइनेंशियल प्रोस्टिट्यूट्स. तुम्हारी इच्छा नहीं है तो भी तुमको 2 शर्ट के ऊपर तीसरा शर्ट खरीदना पड़ता. अंजाम क्या हुआ? तो एक फिल्म बनाई गई ग्लोबल इकोनॉमी करके. वर्ल्ड के सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की देश को जरूरत नहीं थी, ये लादी हुई चीज है. प्राइवेटाइजेशन कर दिया आप लोगों ने. सरकार के पास में कोई उदारीकरण कर दिया आपने, प्राइवेटाइजेशन, खाजगीकरण जिसको आप बोलते हैं. तो सरकार हट गई. सरकार हटने के बाद में महाराष्ट्र के उदाहरण बताता हूं आपको. 10,50,000 एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी है. पिछले 10 साल से आपके सरकारी दफ्तरों में अपॉइंटमेंट नहीं हुए, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया. अब मुझे बताओ कि आपने प्राइवेटाइजेशन किया, सरकार का पूरा बंधन खत्म हो गया है, निर्बंध खत्म हो गए हैं. अंजाम क्या हुआ? तो 50% बेकारों की फौज खड़ी हो गई.
तो जो टूल आपने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के लिए लिए थे कि हम लाइसेंस से मुक्त जमाना बना देंगे, उसका अंजाम क्या हो गया? तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। महाराष्ट्र के 50% 9.81 करोड़ के बीच वाले पॉपुलेशन को कोई काम नहीं। देहातों में जाओ, मेरे चाचा आहे एम एन रामटेके, मैंने कुड़वा में जन्म लिया, अर्धे लोक त्या हॉटेलवर चकाट्या पिटत बसलेले असतात. देर इज नो लेबर आफ्टर खरीफ सीजन टू दोज पीपल. क्या भारत के अर्थशास्त्रियों में से लोगों ने उत्तर देना नहीं चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए? कम से कम नरेंद्र यादव ने तो बोलना चाहिए कि स्टेट सोशलिज्म को अडॉप्ट करो तो बाबा साहब की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. बाबा साहब आर्टिकल 39 लिख के चले गए. It shall be the responsibility of the state government and central government to create such economic situation that poor should not be poor or rich should not be richer. मैं बाबा साहब के तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में काम करता था तो लिखने का काम मेरे तरफ दिया जाता था. और एक दुर्लभ घटना है जो मैं आपको बताता हूँ. मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट कर दिया. मेरे फ्लाइट लेट हो गई और वो कहने लगा कि आपका हायरिंग होता नहीं. मैं ऐसा कैसे नहीं होता. बाद में वो कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठते थे तो 15 दिन लगे हमको एक ड्राफ्ट लिखने के लिए, आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत सरकार की सेवाओं के नियम तैयार करता है. तो मैंने मेरे वकील लोगों को बोला, पद्मश्री इंदिरा जयसिंह वगैरे, की तुमच्या असिस्टंट बनण्यापेक्षा तर बाबासाहेबांच्या असिस्टंट झालं असतं तो बरं झालं असतं. कमीत कमी 3 दिवसात बाबासाहेबांनी 2 दिवसात संपवलं असतं. सी द ग्रेटनेस ऑफ बाबासाहेब डॉक्टर आलोक. मोस्ट ब्रिलियंट पीपल ऑफ द इंडिया take around 15 to 17 days to prepare a draft. And I heard about Baba Sahib that within 2 or 3 hours he was doing such a excellent person. ऐसा क्यों? आप लोग प्रज्ञा तक के पहुंचे, लेकिन बाबा साहब पहुंचे थे वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता के पास. The state of wisdom is like a thunderbolt. प्रज्ञा की ऐसी अवस्था जो सुप्तमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा और चिंतनमयी प्रज्ञा से बाहर निकल के ये कहती है कि सबके मंगल के लिए तुझे जीवन अर्पण करना होगा, वो वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता. बुद्ध के बारे में पहली बार जब सुना कि महानिर्वाण में अकिंचन ध्यान और नैव संज्ञातन ध्यान किया तो दुनिया हैरान रह गई. ये ध्यान कौन से है? तुम विपश्यना वाले सबका मंगल बोलते हो, लेकिन ये सच्चाई है कि बुद्ध रास्ते के ऊपर निकले थे. विद्रोह, शोषण के खिलाफ अगर विद्रोह करते हो तो तुम्हें सिर्फ विद्रोह से काम नहीं लेना होगा, तुम्हारे मन में करुणा चाहिए. द रिवोल्ट इज नॉट सफिशिएंट अनलेस देयर इज ए कंपैशन. चेतना कंपैशन तक पहुंची नहीं, करोगे क्या? मैं, ये मेरा लिटरेचर, ये मेरे शेर, ये मेरी शायरी. आपको वैश्विक बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखना होगा तो अचेतन मन की परम अवस्था के साथ खुद के साथ प्रयोग करना पड़ता है. एंड दैट इज नेसेसरी. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट सिद्धांत है, वो है हेल्थ. एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया शुड रिसीव मेडिकल हेल्थ असिस्टेंस एंड गुड हेल्थ वेयर ही कैन सर्वाइव. भारत में देखो तो गलत मेडिकल का गाइडेंस दिया जाता है. समझा तुम्हाला मोडव्याध झाला, डॉक्टर म्हणतात तुम्ही ऑपरेशन करा. अब मैं आपको बताऊं कि पाइल्स में ऑपरेशन की जरूरत नहीं, नेचुरोपैथी अवेलेबल है, लेकिन एक भी एमबीबीएस डॉक्टर ये नहीं कहता कि ऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी. तुम अपने सीखे हुए मेडिकल ज्ञान के सहारे एक डॉक्टर बन जाते हो, मगर दूसरी पैथी को क्यों कबूल नहीं करते कि ये अच्छी है करके? रॉन्ग मेडिकल एडवाइस. भूटान में इसका प्रयोग किया गया और वो प्रयोग ऐसा है, आपको अजीब लगेगा, कि दवा खाने से रोग हुआ नहीं तो दवा खाने से जाएगा कैसे? द मेडिसिन accelerates recovery process, it doesn't recover disease. Disease in inside. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कल्चरल डाइवर्सिटी. तुम तुम्हारे देश में जातीयवाद को कितना खत्म किया, इसका इकोनॉमिकल इंडिकेटर होता है. ये बाबा साहब लिख के गए मराठी में, आपने शायद पढ़ा होगा की तुम्ही जुन्या जमान्यात जर वाण्याच्या दुकानातून सामान घेतला
तर वाणी तुम्हाला देईल, किंवा तुम्ही दुकान काढलं तर. बाबासाहेब का मराठी वर्जन ऐसा आहे की तुम्ही एखाद्या खेड्यात दुकान काढलं तर काही दिवस तो चालेल, पण जेव्हा तुमची जात कळेल तर तुमच्या दुकानात कोणी माल घ्यायला येणार नाही. दैट वॉज द गाइडेंस ऑफ बाबा साहब दैट टाइम. और बाबा साहब ने आर्थिक और सामाजिक प्रश्न छुड़ाने के लिए 3 सिद्धांत बताए, जो आपने शायद पढ़े होंगे, लेकिन एक दुर्लभ किताब है माने की, जहां पर ये बाबा साहब ने 3 सिद्धांत लिखे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माय सोसाइटी. तो पहला सिद्धांत बाबा साहब ने कहा कि अगर तुमको समाज के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो तुम्हाला उत्कृष्ट पद्धतीचे ऑर्गनायझर लागतील, नेत्यांची गरज नाही. यू विल नीड ऑर्गनाइजर्स, नॉट द लीडर्स. दूसरा सिद्धांत ये दिया कि तुम्हारे मन में समाज के प्रति या खुद के प्रति तड़मड़ चाहिए. तड़मड़, दिस इज ए मराठी वर्ड डॉक्टर आलोक. दर्द का एहसास कि अगर मेरा समाज, अगर कोई दीनहीन पतित लाचार है तो मैं घर में ऐसा आराम से नहीं बैठ सकता, मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा. दैट इज तड़मड़, दैट इज मराठी वर्ड. और नेक्स्ट सिद्धांत बोला बाबा साहब ने आपुलकी, कि यदि तुम पढ़ लिख गए, बहुत बड़े इंसान बन गए, और तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे ही समाज का गरीब आदमी आए और पूछे की साहेबांशी मला भेटायचं आहे, तो तुम्हारी बीवी ने ये नहीं कहना चाहिए कि साहेब घरी नहीं आहेत, नंतर भेटा. दैट इज अपनापन. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट सिद्धांत है कि आपको अगर बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स समझना है तो इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत नहीं. डोंट बी इकोनॉमिस्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए फॉल्स कंसेप्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स निकला, मैक्रो इकोनॉमिक्स निकला, वेलफेयर इकोनॉमिक्स निकला. वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन ने प्राइज लिया, नोबेल प्राइज, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैंने बुद्ध से सारे 7 थॉट चुराए हैं. द फेमिन ऑफ द वेस्ट बंगाल क्यों हुआ? क्योंकि कृषि के उत्पादनों का समान वितरण या गरीबों के लिए उपलब्धता थी नहीं, इसलिए फेमिन हुआ था. उस जमाने में अगर बुद्ध के संघ के प्रॉपर्टी की बात मान ली जाती तो आपको अकाल से लड़ने की जरूरत नहीं थी. नकली समस्याओं के नकली समाधान खोजता हुआ तुम्हारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स बुद्ध के रास्ते के ऊपर चलता है, और बुद्ध को थैंक यू भी नहीं बोलते. यार, ये कहाँ की बेईमानी है. I treat Buddhist economics based on state socialism. I reject the idea of pure Buddhist economics. It is a very poor Buddhist economics. What happened in many countries, Buddhist economics introduced just to fight against the economics of their country. We are not interested. We want state socialism. Therefore, cultural diversity indicator is introduced. It is because of Dr. Babasaheb Ambedkar. My problem is that before receiving Nobel Prize, why he has not declared this? कि भाई मैं ये बुद्ध को धन्यवाद देता हूं, ये क्यों नहीं बोला? That is my problem. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स आपको लोकल रिसोर्सेज यूज करने को बोलता है, और भारत का इकोनॉमिक्स ऐसा है कि टाटा, बाटा, बिरला सारी चीजें बना लेते, आपको बनाने के लिए कुछ रहता ही नहीं. यहाँ की जल, जमीन, हवा, पानी, बिजली, ये संसाधनों का लोकल यूज होना चाहिए, ऐसा बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहता है. तो ये पंचक्रोशी सिस्टम, क्लस्टर थियरी बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स को मान्य है. 100 गांव लो, एक गांव खेती करेगा, एक धान पकाएगा, एक तेल निकालेगा, और उनकी इकोनॉमी उसी में डेवलप होती जाएगी. बुद्धिस्ट इकोनॉमिस्ट कैपिटलिज्म से इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोई बाहर की चीजें लेके तुम सिर्फ उपभोक्ता बनो. तुम अगर उत्पादक बन के उपभोक्ता बनते हो तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इस बात को मानता है. So Buddhist economic expects from you that a cluster of villages you should select. They should produce the commodities and they should sell it, buy it. সুখী সব্বহিত সত্য বেশব সুখদায়ক বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি ধম্মাং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি. So Buddhist economic expects from you that a cluster of villages you should select.
They should produce the commodities and they should sell it, buy it, so that they will be self sufficient. महंगाई कितनी भी बढ़ेगी लेकिन तुम्हारे चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपकी कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है. दिस इज द प्रिंसिपल. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहता है कि वेल्थ थ्रू वेलफेयर, और बाहर का इकोनॉमिक्स कहता है अटैचमेंट ऑफ द वेल्थ, धन की लालसा. तुम कितना भी पैसा कमाओ, धन की लालसा कभी खत्म नहीं होती. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स ऑलवेज फोकसेस ऑन लेबर, श्रम और श्रमिक का वेलफेयर होता कि नहीं. और बाहर का इकोनॉमिक्स दे फोकस ऑन प्रॉफिट, तुम्हारा शोषण कितना ज्यादा हो और तुम्हारे से कितना नफा कमाया जाए, इसके ऊपर, ये प्रॉफिट के ऊपर है. जनरल इकोनॉमिक्स ये कहता है कि कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन इज द मेन क्राइटेरिया. कंजम्पशन. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स ये कहता है कि तुम अगर कोई चीज बनाते हो और बेचते हो तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है, दैट इज इंटेंशन. तुम सिगरेट बना के बाजार को बेच तो सकते हो, लेकिन सिगरेट से जो बहुत सारी बीमारियां होती है उसका क्या. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स रिजेक्ट सच टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन. तुम शराब बेचते हो और शराब से अगर परिवार बर्बाद हो रहे हैं तो सम्यक आजीविका अगर है तो आपने शराब नहीं बेचना चाहिए. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स डज नॉट अलाउ वाइन. अब ये जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी इस देश की, वो होगी एनलाइटन्ड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ. और अगर मटेरियलिस्टिक दुनिया से अगर आप जाओगे तो स्ट्रेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. और ये बुद्धिस्ट इकोनॉमी के ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया उनके फाइंडिंग मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बाद में बोलूंगा नहीं. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स के वजह से बहुत सारे कंट्री में आदमी बहुत आनंदी हो गए. इसके ऊपर एक रिसर्च किया, उसका नाम है स्टर्लिन. उसने ये कहा कि राइज ऑफ इनकम नॉट स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन. तुम्हारी इनकम बढ़ गई लेकिन तुम्हारा सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ता क्योंकि तुम और उसके पीछे दौड़ते हो. मोर मोर मोर. बुद्ध ने कहा आसक्ति वाला अर्थशास्त्र मुझे नहीं चाहिए. नेक्स्ट, डी टेला नाम के आदमी ने 2001 में बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स पे रिसर्च किया और वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू इन्फ्लेशन. यानी बाजारों में चीजों के दरों में वृद्धि हो गई, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके परिवार अगर बेकार है तो फर्क पड़ता है. बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स ये कहता है कि प्रिपेयर योर पीपल. कल आप बात चल रही थी डॉक्टर आलोक, हाउ बुद्धिज्म कैन हेल्प टू द चिल्ड्रन. मैं बंबई में था, हम लोगों ने कोंकण में एक प्रयोग किया की मेरिट थ्रू मेडिटेशन एंड बुद्धा. अभ्यास कसा करावा, केलेला अभ्यास कसा लक्षात ठेवावा, लक्षात ठेवलेला अभ्यास परीक्षकाच्या माध्यमातून पेपरमध्ये कसा लिहावा, पेपरमध्ये लिहून झाल्यावर परफेक्शन कसा आणावा त्याला. आपको अजीब लगेगा, बुद्ध के रास्ते के ऊपर चल के मेडिटेशन करके लोग मेरिट में आए और इंटर में उन्होंने साफ कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ बुद्ध वी आर इन मेरिट. अगर बुद्ध के बाबा साहब के हम सही में अनुयायी है तो हमने ट्रांसफर ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन नॉलेज अपनी पीढ़ी को देना चाहिए ताकि वो लोग त्रिशरण पंचशील बोलने के बजाय बुद्ध के सामने, मूर्ति के सामने खुद झुक जाए कि ये बुद्ध इतने ब्रिलियंट थे कि मुझे मेरिट में लाके रख दिया. एंड एवरी ब्रिलियंट पर्सन इज ए असेट ऑफ सोसाइटी. जब दुनिया देखेगी कि बाबा साहब को मानने वाले मेरिट में आए तो यार उनके देखने का रंग बदल जाएगा. तो बुद्धिज्म कैन ब्रिंग यू इन मेरिट. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉम्बे. वी टॉट इन यवतमाल. यवतमाल का पूरा रूप रंग बदल गया. यवतमाल में हमने दूसरा प्रयोग किया कि यूपीएससी और एमपीएससी के सिलेबस बदल चुके हैं तो नए सिलेबस से आपने पेपर कैसे लिखना. पेपर सेटर को ही यवतमाल में बुलाया. आज यवतमाल का यूपीएससी और एमपीएससी का परसेंटेज बढ़ रहा. क्यों नहीं प्रयोग करते आप? नया सिलेबस काफी डिफिकल्ट है और आपने समझना चाहिए. अच्छे आईएएस लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे और जय भीम जब चैम्बर में बोलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का वातावरण बदल जाता है. जब मैं दिल्ली में जाता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में जय भीम बोलता हूँ तो उसकी दीवारों से आवाज टकराती है.
पेनिनसिल्वा यूनिवर्सिटी ने मेरा लेक्चर रखा था और तब मैंने जय भीम से मेरा लेक्चर स्टार्ट किया था। ताज होटल की दीवारों से वो जय भीम का नारा गूंजा। वहाँ का वेटर मेरे पास आया और कहने लगा कि इस ताज होटल के 5 स्टार की दीवारों ने पहली बार जय भीम का नाम सुना। तो मुझे अच्छा लगा, मेरे आंख में आंसू आ गए। मैं लगा यार कम से कम ये पूरे 120 देश के लोग हैं, तू कम से कम मेरे लेक्चर को सुनने के ये तो बात बोलने वाला अच्छा मिला तू। गुड गवर्नेंस एंड बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। भारत में क्या होता है, आप रेवेन्यू से जो पैसा जमा करते हो उससे देश चलाते हो। ये गुड गवर्नेंस है नहीं। 1984 में राजीव गांधी ने बंबई में एक बात कही थी कि हम लोग 1 रुपया अगर इस देश को देते हैं उसमें से सिर्फ 15 पैसे गरीबों तक पहुंचते। अभी तक इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं लेकिन किसी ने अभी तक इस सेंटेंस को आज तक चैलेंज नहीं किया है। तो रेट ऑफ करप्शन आपका 85% हो गया। और करप्शन ही आपका बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का मुद्दा है ही नहीं है। जिस देश ने तुमको धन ज्ञान सम्मान का अधिकार नहीं दिया, गुलाम बनाया नहीं दिया, वो देश करप्टेड नहीं होगा तो क्या होगा? बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग करप्शन. करप्शन इज इन युअर माइंड. तुम्ही आपल्या पत्नीला घराचा मॅनेजमेंट द्या, ते 100 रुपयात ते घर चालवून दाखवते आणि 2 लाखामध्ये घर चालवून दाखवते. तुमने कभी लेडीज को फाइनेंशियल मैनेजर नहीं बनाया, मगर एक इंसान ने बनाया, उसका नाम है मोहम्मद यूनुस, और उसके वजह से उसे नोबेल प्राइज मिला. क्योंकि स्त्री आर्थिक स्तर पे कभी बेईमान नहीं होती. Give the power of Buddhist economic to ladies and they will do the miracle. That is the secret of Buddhist economics. कभी आपने सोचा कि एनलाइटन मदरहुड और प्लान्ड पेरेंटहुड की जिसने जिंदगी में एक नई अनुपम उदाहरण स्त्री ने दिया है, वो स्त्री फाइनेंशियल तुम्हारे देश को चला के रख सकती है. सवाल यह है कि तुम स्त्री को अधिकार देने के लिए तैयार हो क्या? जय भीम.